I'll wait for 1 or 2 minutes for everyone to join. फिर हम स्टार्ट करते हैं. एंड किसी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे मैसेज कर दो. कुछ टॉपिक्स तो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बता दिए. उसके अलावा इन्वेंट्री का एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना है, एक ने मुझे वेटेड एवरेज बोला. ऐसे किसी को भी किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है या प्रॉब्लम एरिया है, प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हो. Vallavi and Arnav, I have noted your doubt. चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं. अब पहले तो देखो इम्पोर्टेंस कितनी है थ्योरी की, ताकि तुम उसी इंटेंट के साथ नहीं हार्डवर्क इसके ऊपर करो. इग्नोर तो करना ही नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में हमें 90+ मार्क्स टारगेट करने हैं, तो कुछ भी इग्नोर तो करना ही नहीं है हमें. क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा उसका ए पार्ट होगा ट्रू और फॉल्स, जिसमें 6 स्टेटमेंट्स होंगी, 2 मार्क्स ईच की. तो आज वाली क्लास में मिनिमम 1 क्वेश्चन इस टॉपिक का कवर होगा. एक टॉपिक है जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू नेचर का. ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है. ज्यादातर 99% एक ट्रू फॉल्स इस चैप्टर में से आता है, एंड मैक्सिमम 2. तो हम ये 2 to 4 मार्क्स की तैयारी एक तो करेंगे. जो बी क्वेश्चन होता है दैट इज ऑल्सो अ थ्योरी क्वेश्चन. इसकी वेटेज होती है 4 मार्क्स. ये 4 मार्क्स हम यहाँ पर कवर करेंगे. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसका बी पार्ट 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन. ज्यादातर ये किसी चैप्टर में से आता है. जैसे कि वो पूछ लेंगे ट्रायल बैलेंस चैप्टर में से कि इसका पर्पस क्या है. डेप्रिसिएशन चैप्टर में से कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन. या फिर वो पूछ लेंगे इन्वेंट्री चैप्टर में से पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल मेथड में डिफरेंस क्या है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो हमने ये सारे थ्योरी टॉपिक्स ऑलरेडी चैप्टर वाइज कवर कर लिए हैं. सिर्फ ये कवर करना हमारा बाकी है. तो हम अभी वाली क्लास में 6 to 8 मार्क्स की प्रिपरेशन करेंगे. अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का सेशन होगा. एंड आपने ऑब्वियसली सेशन अच्छे से अटेंड करना है. हर टॉपिक के साथ आप अपनी बुक्स में एक वर्ड हाईलाइट करवाऊंगी मैं, वो वर्ड्स को हाईलाइट करना है. मॉक टेस्ट 2 से पहले आप लोगों ने ये क्लास दोबारा सुननी है. पूरी क्लास, जब आप टायर्ड हो, थक गए हो, क्वेश्चंस नहीं हो रहे और प्रैक्टिस, तब ये क्लास चला लो. एक बार ये क्लास दोबारा सुननी है. और जब आपका एग्जाम होगा तब आप लोगों ने वो हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ना है. तो ये हमारी 6 to 8 मार्क्स की तैयारी हम इस तरीके से करेंगे. अभी फर्स्ट मॉक टेस्ट से पहले एक क्लास,
सेम क्लास रिपीट करेंगे सेकंड मॉक टेस्ट से पहले, आप लोगों ने याद रखना है, एंड एग्जाम से पहले सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट्स का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो आप लोग लिखोगे अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना ट्रांजैक्शंस को जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं, और इनको इंटरप्रेट करना। ठीक है, तो हमारे लिए मेन वर्ड क्या आ गए, अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्ड, जर्नल बनाना, क्लासिफाई, लेजर बनाना, समराइज करना, P&L ट्रायल बैलेंस बनाना। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये तीनों चीजें अकाउंटिंग है। रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करना। सिर्फ किस चीज को करते हैं हम, ट्रांजेक्शन्स को, जिनको मॉनेटरी पार्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे रुक नहीं जाते। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाना यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, उस चीज को एनालाइज भी करना, इंटरप्रेट करना कि क्या प्रॉफिट आ रहा है, रेशियो एनालिसिस करना, ये सारी चीजें। अकाउंट्स का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्या है। कहते हैं पहला पार्ट है अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन निकालना, दूसरा पार्ट है उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। इंफॉर्मेशन निकालने के स्टेप्स क्या हो गए, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, जो भी हम लोगों ने ऊपर वर्ड्स पढ़े, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसे इंटरप्रेट करना और सही पार्टीज को कम्युनिकेट करना। इससे ज्यादा डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट आर इट्स प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। तो हमारे लिए मेन आंसर वर्ड्स क्या बने, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, जिनका के फाइनेंशियल कैरेक्टर है, और फिर उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। प्रोसीजरल एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हम इसे यूज भी करते हैं। यूज करने के लिए हम जो भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उन सबको ये कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स हैं कौन कौन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करते हैं। कहते हैं कुछ तो इंटरनल यूजर्स हैं जो कि बिजनेस का पार्ट है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फर्म के पार्टनर्स, कंपनी के मैनेजर्स, जो भी कंपनी में ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, ये सारे डे टू डे बेसिस पे अकाउंट्स को यूज करते हैं फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स एंड मैनेजर्स, दीज आर इंटरनल यूजर्स। एंड एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, तो जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन पे पैसे देने हैं, लेंडर्स हैं, क्रेडिट पे गुड्स देनी है, गवर्नमेंट से हमने सब्सिडी लेनी है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, हमारे कस्टमर, ये सारे भी हमारे डाटा को यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सिंपल थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये अकाउंट्स एक सोशल साइंस है। अब ना आप लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये पढ़ोगे, जैसे कि बीकॉम में भी एक क्वेश्चन आता है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या फिर वो साइंस है। ठीक है, ऐसे साइकोलॉजी आप पढ़ोगे, साइकोलॉजी भी आएगी आपको बीकॉम में, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा कि साइकोलॉजी एक आर्ट है या साइंस है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है या फिर एक साइंस है, इस तरीके से। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए आपने आंसर कैसे करना है। बच्चे, आर्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, जो ये काम कर रहा है उसके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके स्टेप्स नहीं बनाए जा सकते साइंटिफिकली। पर जो साइंस होती है इट इज वेरी एग्जैक्ट इन नेचर, ये किसी पर्सन के स्किल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसमें हम हर चीज के स्टेप्स बना देते हैं, पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। तो एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, रिजल्ट प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। अब जो अकाउंट्स है वो प्योर फॉर्म में साइंस नहीं है, वो 100% साइंस नहीं है। लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री के ये केमिकल डालोगे और सेकेंड केमिकल डालोगे तो क्या बनेगा। अकाउंट्स में ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि इतनी करंट रेशियो होगी, इतनी वर्किंग कैपिटल होगी तो बिजनेस कितना ग्रो करेगा। हम ऐसे साइंस की तरह नहीं बना सकते। ये आर्ट भी है क्योंकि
इतनी जगह पे हमने कौन सी पॉलिसी बनानी है? फॉर एग्जाम्पल फीफो मेथड यूज करें कि लीफो मेथड यूज करें, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, ये सब कुछ हार्ड भी है। तो लोगों ने बोला कि जो अकाउंट्स है इन दोनों के बीच की कोई चीज है, सोशल साइंस। देखो, कहते सबसे पहले अकाउंट से शुरू हुई थी स्टीवर्ड से, जो लोग क्लर्क का काम करते थे। जो वेल्दी लोग थे वो क्लर्क्स को हायर करते थे, एंड जो क्लर्क्स होते थे, स्टीवर्ड्स होते थे, वो पीरियोडिकली अकाउंट्स बनाते थे। सबसे पहले अकाउंट्स का बर्थ यहाँ पे हुआ। फिर जब कंपनी बनने लगी, लिंक करेंगे कंपनी एक्ट के साथ, तो कंपनी के ओनर अलग हो गए, मैनेजर अलग हो गए। अब जो शेयर होल्डर है वो एश्योर करना चाहता है डायरेक्टर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, क्या बिल्कुल सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। वो चेक करना चाहता है एवरी ईयर, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के बाद, कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है, कंपनी की पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो क्लेरिकल लेवल पे ही काम होता था। फिर कंपनी जब बनी तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में और एरियाज भी जुड़े। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर के बारे में, रिपोर्टिंग के बारे में काम होने शुरू हुए। थर्ड स्टेप में अकाउंट्स मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करने लगे। तो जब इकोनॉमी ग्रो की, किसी कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस हैं, किसी कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस हैं, उसे किसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, तो वो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने लगे, उसे यूज करने लगे। कहते जो अब लास्ट स्टेप है उसमें क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हो रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या है, हर बिजनेस ये चेक करता है कि मेरा बिजनेस करने क्या सोशल कॉस्ट क्या है, एंड उसका इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एरमेस अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करे तो वो उसका सोशल कॉस्ट देखेगा कि हमारे बिजनेस करने का सोशल कॉस्ट क्या है। तो जब हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, एसीज यूज कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल टच मेंटेन हो सके, बट हाँ वो ऑनलाइन के कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो बहुत सारे लोग उसे अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट इसके सोशल बेनिफिट्स क्या है, हम जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी, उनकी फैमिलीज ग्रो करेंगी। तो सोशली आपके काम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जियो कंपनी। तो जियो कंपनी ने इंटरनेट बनाया, इसका सोशल कॉस्ट क्या है। इंडिया में इंटरनेट इतना चीप हो गया कि लोग इंटरनेट यूज करने से पहले सोचते ही नहीं है। गलत चीजों के लिए भी इंटरनेट यूज हो रहा है। बच्चे, यूथ जो कि इन्फ्लुएंशियल स्टेज पे है, वो इंस्टाग्राम के एडिक्ट हैं, यूट्यूब पे एडिक्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये सारा सोशल कॉस्ट है। जियो कंपनी बनाने का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए तो बहुत सारे लोग इसे पॉजिटिवली भी यूज कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट इंडिया तभी ले पाएगा अगर इंडिया में इंटरनेट चीप है। सो दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये आपको अकेला ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है। एक बार ना सब लोग क्विक रीडिंग ले लो इस टॉपिक की। जो मैंने आर्ट और साइंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो इससे अलग है, वो आगे जाके दिखाती हूँ। मेन अगर आपको पूछा जाए कि अकाउंट्स कैसे इन्वॉल्व हुआ है, पहले आप बताओगे क्लर्क की तरह काम होता था। पहले अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि क्लर्क वाला काम करके दे दो। सेकंड स्टेप, जब कंपनीज बनी तो कंपनी बनने के बाद एक्सपेक्टेशन हो गई कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे, टाइम टू टाइम हमें परफॉर्मेंस के बारे में बताए, बैलेंस शीट दिखाए। थर्ड स्टेप, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करने लग गया। एंड अब तो अकाउंट्स बहुत बड़ी चीज बन गया है, अब तो अकाउंट्स सोशल फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है।
तो हमने अभी तक पहला क्वेश्चन किया, अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंट्स के एस्पेक्ट्स, अकाउंट के इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। सेम जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वही, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड करना, सिस्टेमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, एंड उनका रिजल्ट एनालाइज करना, फाइंड आउट करना कि जो हमने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है उससे अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, कंपनी किस पोजीशन पे स्टैंड कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखना, एंड उसे यूज करना डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन से ही सारे पॉइंट्स आंसर हुए हैं। अकाउंटिंग का मतलब था रिकॉर्ड करना, समराइज, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फिर उसे इंटरप्रेट करना, वहां से डिसीजन लेना और अल्टीमेटली उसे यूजर्स को कम्युनिकेट करना। अकाउंट्स के कहते चार मेन फंक्शन बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो उन्होंने हमें बोला अकाउंट्स का पहला फंक्शन है मेजर करना, कंपनी कहाँ पे करंटली स्टैंड कर रही है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, कंपनी की फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। अगर मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, आई वांट टू फाइंड आउट कि मैं अपना टाइम किस पे इन्वेस्ट करूं, मैं अपनी सीए की प्रैक्टिस पे इन्वेस्ट करूं या एजुकेशन के बिजनेस पे, तो मुझे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ से डिसीजन करना लेना, देखो अगेन फर्स्ट चैप्टर से ही लिंक्ड है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी में मेजर करते हैं कि आज की डेट में फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, आज की पोजीशन देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, इससे अल्टीमेटली हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपनी ने अपने टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया, कंपनी कंपैरेटिव टू कंपेटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रही है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। देन कंट्रोल, कोई भी चीजें अगर एज पर प्लान नहीं चल रही, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, कंपनी की कोई भी ऑपरेशनल वीकनेस है, उसे कंट्रोल करेंगे हम, हमें अकाउंट्स में पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, फिर हम उसे कंट्रोल करने की तरफ जाएंगे। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट का रोल है। तो आप लोग दो वर्ड्स के साथ इसे टॉपिक को याद कर सकते हो। पहला वर्ड, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, कहते हैं अकाउंटिंग क्या काम करती है। अकाउंटिंग ना हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, पहले हम देखते हैं कि करंटली कंपनी की पोजीशन क्या है, फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन से ही हम डिसीजन लेते हैं। तो पहला काम तो क्या आपने याद करना है, डिसीजन मेकिंग। सेकंड, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, समराइज्ड तरीके से हम क्लासिफाई करके सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। बुक कीपिंग का मेन काम है हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके ये बताना किस हेड में कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्ड करना और हर ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इफेक्ट देखना, ये चीज बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, जो बुक कीपिंग है वो एक नैरो टर्म है, अकाउंटिंग एक बड़ी टर्म है। बुक कीपिंग का तो मेन काम सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। तो बेसिकली जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बुक कीपिंग का बस इतना ही काम है। बट उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को समराइज करके ट्रायल बैलेंस बना के P&L बैलेंस शीट देखना बनाना, उससे डिसीजन मेकिंग करना, ये सारा कुछ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग बड़ी चीज है, बुक कीपिंग अकाउंट्स का बेस है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। जो P&L और बैलेंस शीट बनती है ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, बुक कीपिंग तो खत्म हो जाती है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स पे। P&L बैलेंस शीट कहाँ पर आता है, अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट को बुक कीपिंग से डिसीजन लेने में कोई हेल्प नहीं मिलती, अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है बिजनेस के डिसीजन लेने में। बुक कीपिंग के कोई भी सब पार्ट्स नहीं है, अकाउंटिंग के सब पार्ट्स हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अकाउंट्स के सब पार्ट्स क्या क्या हैं। तो आप ये सब कुछ पढ़ोगे भी सही आगे जाके।
सीए इंटर में, सीए फाइनल में आपको हर टाइप का अकाउंट्स आएगा। आपने सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, उसके बाद आप लिटरल मीनिंग निकालोगे ना, वही सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपने 11th 12th फाउंडेशन में जो अकाउंटिंग पढ़ी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी जो आप पढ़ोगे, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाम से पता चल रहा है। इसका काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल बैलेंस शीट बनाने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। अभी हमने यही सीखा है। इंटर में जाके हम सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम लोगों ने अभी पढ़ा अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। तो जो पीएनएल बैलेंस शीट है, उसके अलावा हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इन चीजों से हम लोग मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं कि डिसीजन कैसे लिए जाए। ठीक है, पीएनएल तो अलग चीज दिखा रहा है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें क्लैरिटी से पता चलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अलावा एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंट एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें हम फोकस करेंगे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड पे। वो सारा काम कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। हम हर एक यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अभी हम लोगों ने पढ़ा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। और एक होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में क्या है, जो फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट थे टाटा कंपनी का, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनका कोई लिंक ही नहीं। तो जब अकाउंट्स बनाए जाए इस तरीके से कि जो उस कंपनी के इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी भी अकाउंटिंग की जाए कि इस पर्सन के ऊपर बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अदानी ग्रुप, गौतम अदानी जी की वजह से बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो जब उसकी भी अकाउंटिंग की जाए उसे हम कहते हैं एचआर अकाउंटिंग। अकाउंट्स का बाकी सारे डिसिप्लिन के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो कभी पूछा जा सकता है, अभी तक कभी नहीं पूछा गया, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है। कहते हैं जो इकोनॉमिक्स है वो हमें रैशनल डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक्स में हम ये सीखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन बींग्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाए। तो जो अकाउंट्स है वो हमें एक सिस्टम है जो कि डाटा देता है जिससे हम ये डिसीजन ले पाए। तो जो इकोनॉमिक्स है वो अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, पर वो डिसीजन लेने के लिए डाटा चाहिए ना, तो डाटा को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके समराइज करना, ये काम अकाउंट्स करता है। अकाउंट्स और स्टैट्स में क्या रिलेशनशिप है, कहते हैं जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है बहुत प्रिसाइज है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। मैनेजर को एग्जैक्ट कितनी कमीशन गई, कितनी सैलरी गई, हमारे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। बट जो डिसीजन मेकिंग हम लोगों ने लेनी होती है उसमें 100% प्रिसीजन नहीं चाहिए होती हमें। हमें कुछ चीजें अप्रोक्सीमेटली देखनी पड़ती हैं। तो जब हम फोरकास्ट करते हैं, बजट बनाते हैं, हम अप्रोक्सीमेट बेसिस पे चलते हैं, तो वहां पर हम स्टैट्स के मॉडल्स यूज करते हैं। अकाउंट्स और मैथ्स में क्या रिलेशनशिप है, कहते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम है वो सारा अलजेब्रा के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में क्या रिलेशनशिप है, जो अकाउंट्स है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग किसके साथ लिंक करके करता है, लीगल एनवायरनमेंट के साथ। तो अगर मैं अपनी बुक्स में कोई परचेज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई या नहीं हो गई, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिस पे डिसाइड करूंगी। मुझे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला, वो डिसऑनर हो गया, अब नोटिंग चार्जेस मैं रिकवर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से पता चलेगा। तो अकाउंट्स बनाते हुए हमने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बनाने हैं या कैश बेसिस पे। कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, हम लोगों को लॉ फॉलो करना पड़ता है, दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अकाउंट्स और मैनेजमेंट का लिंक क्या है, जो अकाउंट्स है वो हमें हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग लेने में। अकाउंट्स में जो भी हम लोगों ने डाटा प्रिपेयर किया, उस डाटा से अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने डिसीजंस लेने हैं। तो ये सारा रिलेशनशिप है। कोई भी एक पार्ट 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार सब लोग टेक जस्ट 2 मिनट, स्टार्टिंग से लेके 12th क्वेश्चन तक जो जो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए उनको देख लो, ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ जाए किस क्वेश्चन में मुझे क्या लिखना है। 4 मार्क्स की थ्योरी है और हमने उतनी ही मेहनत करनी है। Raise your hands whenever you are done or if you have any doubt.
कृतिका, हम लोग तुमने ये चैप्टर किया नहीं हुआ, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बच्चे ट्वेल्थ में पढ़ते हैं नॉर्मली, जिसमें हम ये देखते हैं कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ पर यूज हो रहा है। ये चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो एक्चुअली सिर्फ पास्ट डाटा को एनालाइज करती है। P&L और बैलेंस शीट से ये पता चलता है लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, करंटली कंपनी की क्या पोजीशन है। बट अगर मैं अकाउंट्स को यूज करना चाहती हूँ फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए, तो वो कैसे काम करना है वो हम सीखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। काइंडली रेज योर हैंड्स व्हेनेवर यू आर डन। आई डोंट नो आपको कितना टाइम चाहिए, आराम से करो बट मुझे बता दो उसके बाद। हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? हम जो पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, इस पीएनएल बैलेंस शीट की वीकनेस क्या है? लिमिटेशन से उनका मतलब है वीकनेस क्या है। तो सबसे पहली वीकनेस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? ये पास्ट डाटा के बारे में बता रहे हैं, नॉट ऑन फ्यूचर डेट, while the users are interested in knowing the position in near future। जो पर्सन कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट देख रहा है वो फ्यूचर देखना चाहता है, बट जो पीएनएल है वो हमें पास्ट पोजीशन दिखाता है। स्पेशली फॉर एग्जांपल 2020 में मुझे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो अगर मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगी, मैं तो 1920 के देखूंगी। और 2020 में इंडिया की इकोनॉमी ही बदल गई, सब कुछ डिजिटल हो गया। पहले अगर किसी का ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छा था और उसने ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं किया, तो 2020 के बाद तो शायद उसके लिए सर्वाइवल भी बहुत डिफिकल्ट हो गया हो। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका पहला वीकनेस क्या है? ये पास्ट के बारे में बात करते हैं, पर जो यूजर है वो फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है। इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं जब हम पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने अपनी बैलेंस शीट में लिख दिया कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 50 lakhs। अब फ्यूचर में अगर मुझे नई मशीनरी खरीदनी पड़ी, मान लो ये मशीनरी खराब हो गई, तो नई मशीनरी 50 lakhs की तो नहीं आएगी, शायद 70 lakhs की आएगी। बट हम उसे देख ही नहीं रहे, हमने तो कॉस्ट प्राइस, पास्ट में जिस रेट पे चीज खरीदी थी वो रिकॉर्ड कर रखी है। अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अकाउंटेंट की जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर किसी अकाउंटेंट की जजमेंट अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अच्छी नहीं बनेंगी। जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होना चाहिए, इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट होनी चाहिए, 5%, 10%, ये कैसे पता चलेगा? दिस इज डिपेंडेंट ऑन जजमेंट। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ी वीकनेस है अकाउंट्स की कि हम सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक चीज होती है एचआर अकाउंटिंग। तो अगर रिलायंस कंपनी प्लान करे कि मैं अपनी बैलेंस शीट में अपना एसेट लिखती हूँ मुकेश अंबानी जी, बट उसकी वैल्यू निकालनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसकी वैल्यू जब निकलती नहीं है, इसलिए आमतौर पे लोग एचआर अकाउंटिंग करते ही नहीं है। आमतौर पे इंडिया में लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। इस वजह से ये एक वीकनेस है। तो अगर हमें थ्योरी क्वेश्चन आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वीकनेस क्या क्या है, ये हमें पास्ट के बारे में बताता है, इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स को इग्नोर करता है, जिन चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करता, एंड बहुत सारी चीजें
पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, विच आर नॉट रिकॉर्डेड। एक सीए सोसाइटी को क्या सर्विसेज देता है? तो मैंने ना आपको ये क्लास में भी करवाया हुआ है टॉपिक। जो सीए है वो इकोनॉमी का ड्राइवर होता है। आप ये वर्ड लिखोगे मेरे साथ। किसी कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं, तो शेयर होल्डर शेयर खरीदेगा या नहीं, डिपेंड करता है पीएनएल एंड बैलेंस शीट में ऑडिट रिपोर्ट कैसी है। अगर सीए ने वेरीफाई करके बोला है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू पिक्चर दिखा रही हैं, तो वो करेगा, नहीं तो नहीं। अगर बैंक ने किसी को पैसे उधार पे देने हैं, तो बैंक भी सीए को, कंपनी को बोलेगा कि सीए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाओ। उसके बेसिस पे फाइनलाइज होगा कि कंपनी पैसे बोरो कर सकती है या नहीं। गवर्नमेंट ने लोगों से टैक्स लेना है, हम हर पर्सन टैक्स सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी हमें कहाँ से पता चलता है? सीए जो बुक बना के देता है। तो सीए की वजह से ही इकोनॉमी में पैसों की मूवमेंट होती है। तो कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है, बैंक लोगों को पैसे लोन पे देता है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है और बिजनेसेस बनते हैं। गवर्नमेंट लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है। ये सारी सर्विसेज किसके ऊपर से मिलती हैं? सीए से मिलती हैं। उसके अलावा ये तो आप अपना पैराग्राफ लिखोगे, ये नॉर्मली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप बताओगे सीए काम क्या क्या करता है। बुक्स बनाता है, ऑडिट करता है, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग लेने में, ये सारी चीजें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकेंड चैप्टर, इसमें ना हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, प्रूडेंस क्या होता है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्टरनेटिवली मतलब साल में अगर 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो एक बार इस चैप्टर में से थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है। कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डेवलप्ड। आमतौर पे अकाउंट्स बनाने में क्या रूल्स फॉलो होंगे, वो बन चुके हैं। इन रूल से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यूनिटी ऑफ अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि यूके में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, यूएस में कोई और सिस्टम है। जब रूल बन चुके तो यूनिटी आ गई है। पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स बन रहा है, पूरे वर्ल्ड में ड्यू बेसिस पे बुक बनाई जा रही है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अकाउंट्स बनाते हुए हम लोग यूज करते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए गैप का मतलब क्या है, आप ये लर्न करोगे। कहते गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये रूल्स बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के। इन रूल्स को हम कंसेप्ट भी बोल देते हैं, कन्वेंशन भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। तो अकाउंट्स बनाते हुए कौन से रूल फॉलो करने हैं, जैसे कि हम लोग कब से प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, मटेरियलिटी फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो रूल है ये किसने बनाया? ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको हम गैप बोलते हैं। इसको हम आमतौर पे कंसेप्ट, कन्वेंशन या प्रिंसिपल बोलते हैं। जो गैप है ये अकाउंट्स की बैकबोन है, इसके बिना पूरा सिस्टम अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। अब कंसेप्ट क्या होते हैं? कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, एजम्पशंस हैं जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए यूज करते हैं। हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं कि अकाउंट्स बनाते हुए किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। बाकी आप इग्नोर करोगे। देखो पहले तो हमने समझा कि अकाउंट्स बनाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड में एक यूनिटी ऑफ अप्रोच है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। हमने एक चीज सीखी, गैप। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट इज अ टोटल ऑफ 3 थिंग्स, कंसेप्ट प्लस कन्वेंशन प्लस प्रिंसिपल्स, जो कि हम यूज करते हैं अकाउंट्स बनाते हुए। इसके बिना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही स्टैंड नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। कंसेप्ट क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जो हम एजम्पशंस लेते हैं, उस चीज को हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो जो हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, दैट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट।
नाउ एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? रीड कर लो और हाईलाइट कर लो वर्ड सेपरेट आइडेंटिटी। सिर्फ एक ही वर्ड हाईलाइट करना है, सेपरेट आइडेंटिटी, एंड क्विकली रीड कर लो कि आप 2 मार्क्स के लिए लिख सको। हाँ जी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे बोलना हो, अकाउंट्स में हम सिर्फ किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट। हाईलाइट करेंगे, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस इन द कमिंग टाइम चलता रहेगा। ये जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, और हम अपने बिजनेस को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पीरियड्स मतलब कि फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड करते हैं। तो हम डेली बेसिस पे P&L नहीं बना रहे, डेली बेसिस पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे। हम एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद चेक करते हैं कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलती है बच्चे, अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ना होता तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ना होता। ध्यान से सुनोगे मेरी बात, ट्रू और फॉल्स में आ सकती है। अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ना होता, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ना होता। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स को P&L पीरियड्स में डिवाइड कर दो। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, मैंने अलग अलग पार्ट्स बना दिए। मान लो ये कंसेप्ट ही ना होता, मान लो हम ये देखते कि मेरा बिजनेस है, 10 साल का बिजनेस है, 10 साल हो गए आरएमएस को काम करते हुए, 10 साल का बिजनेस है। अब इस केस में एक्रूअल कॉन्सेप्ट का रोल ही खत्म हो गया। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करो। जो इनकम ड्यू हो गई, पैसे मिले चाहे नहीं मिले, आप ड्यू हो गई ना लिख दो। एक्सपेंस ड्यू हो गया, आपने दिया है पैसे या नहीं दिए, कैश आउटफ्लो हुआ या नहीं हुआ ये नहीं देखना, पैसे अगर एक्सपेंस ड्यू हो गया लिख दो। अब 10 सालों में तो ड्यू भी हो जाएगा, पे भी हो जाएगा, दोनों चीजें हो ही जाएंगी। तो अगर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ना होता, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ना होता, तो आप अभी हमने 2 टॉपिक्स किए। ये यहाँ सिर्फ 4 बार लिखा हुआ है, बट ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मनी मेजरमेंट सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में 2 बातें लिखनी पड़ेंगी। हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस फॉरसीएबल फ्यूचर में चलेगा, गोइंग कंसर्न है। बट गोइंग कंसर्न में हम बुक्स किस बेसिस पे बनाते हैं? आफ्टर एवरी पीरियड। क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया क्यों, हमें इसका फायदा क्या था? इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर हो जाती हैं। हम जब P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, हम हर इनकम को एक्सपेंस के साथ कंपेयर करके मैच करके रिकॉर्ड करते हैं।
प्लीज सब लोग रीड करेंगे ये दोनों टॉपिक एंड डू रेज योर हैंड्स व्हेनेवर यू आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आपको पहले से ही पता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसे ही हम ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। अकाउंट्स में हम सारी ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान रखेंगे। जो वर्ड्स मैं लिख रही हूँ आप लोगों ने भी साथ साथ लिखने हैं। इसे ही हम मर्सेंटाइल अकाउंटिंग या मर्सेंटाइल बेसिस भी बोलते हैं। मर्सेंटाइल मतलब जो बिजनेसमैन है, हम लॉ में पढ़ते हैं ना, मर्सेंटाइल एजेंट। तो मर्सेंटाइल का मतलब क्या है कि हमने एक्सपेंस को तब नहीं रिकॉर्ड करना जब पैसे दे दिए, हमने एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना है जब एक्सपेंस ड्यू हो गया। सिमिलरली इनकम तब नहीं रिकॉर्ड करनी जब हमें पैसे मिल गए, हमने इनकम को तब रिकॉर्ड करना है जब हमें इनकम अर्न हो गई। सो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो हो जाएंगी। कैश फ्लो के साथ इसका कोई भी लिंक नहीं है। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, अगेन बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब हम पीएनएल बनाते हैं, ये ना आप मेरे साथ बना लो, जो भी पीएनएल में तुमने इनकम लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेल ऑफ गुड्स, तो कहते हैं सही प्रॉफिट तब पता चलेगा अगर इन गुड्स की कॉस्ट प्राइस भी लिखी हुई है। अगर मैंने सेल लिख दी पर उसकी कॉस्ट प्राइस लिखी नहीं तो सही प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएनएल बना रही हूँ ईयर 2 का, गुड्स सेल हुई है ईयर 2 में, परचेज की थी ईयर 1 में, अब मैं इसका भी कॉस्ट प्राइस लिखूंगी, तभी तो हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। पिछले साल गुड्स खरीदी थी उसका भी कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तभी सही प्रॉफिट पता चलेगा। कहते जो भी तुम लोगों ने, तभी तो हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमने गुड्स खरीद तो ली थी पर बेची है ही नहीं, तो जो भी आप लोगों ने इनकम लिखी है वो एक्सपेंस के साथ मैच करनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर मैंने कोई एक्सपेंस लिखा है, उस एक्सपेंस से होने वाली इनकम मैंने अपनी बुक्स में लिख दिया परचेज, कि मैंने 1000 यूनिट्स परचेज, पर अभी 700 ही बेची हैं, तो जो 300 बच गए वो लिखने ही नहीं चाहिए, तभी सही प्रॉफिट पता चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप एक्सप्लेन करोगे, ये डायग्राम से आपको याद भी आ जाएगा। मैच करना है, जो भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम लिख रहे हो, उस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड करोगे। जो भी आप अपने P&L में बुक्स में एक्सपेंस लिख रहे हो, उस एक्सपेंस से जो भी इनकम हुई है उस इनकम को भी रिकॉर्ड करोगे, तभी सही प्रॉफिट पता चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि हमारा बिजनेस आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहेगा। हम ये सोच के बुक बना रहे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा ही नहीं कि नेक्स्ट ईयर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट एग्जिस्ट ना करता तो दुनिया का कोई भी एसेट फिक्स्ड एसेट होता ही ना। हम बोलते हैं ना कि कुछ एसेट फिक्स्ड एसेट है, अगर मान लो मुझे यही लगता है कि अगले साल बिजनेस ही बंद हो जाएगा, फिर तो सारे एसेट ही करंट एसेट बन जाते हैं। तो इस कंसेप्ट की वजह से फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। कॉस्ट कंसेप्ट कहते हैं जब हम अकाउंट बनाते हैं, हम कौन सी वैल्यू पे बुक्स को कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है, और एक कई बार ना एग्जाम में पूछा गया कॉस्ट किस किस टाइप की होती है। बच्चे एक तो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी मैंने 50 लाख की खरीदी, वो 50 लाख क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक होती है करंट कॉस्ट, 50 लाख की खरीदी थी, हर साल डेप्रीशिएट होती रही, ठीक है, वो आ जाएगी हमारे पास करंट कॉस्ट। एक होती है रिलाइजेबल वैल्यू, अगर मैं इसे बेचने जाऊंगी तो वो मशीनरी सेल कितने की होगी, 50 लाख की खरीदी थी, शायद सेल तो 20-30 लाख की होगी, दैट इज रिलाइजेबल वैल्यू। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, हमने 50 लाख की मशीनरी खरीदी लोन पे, अब हम इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, तो हम इंस्टॉलमेंट्स में जो पे करेंगे उन सब की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम एन्युटी मेथड में सीखते हैं, आप मैथ में सीखते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, तो प्रेजेंट वैल्यू एक अलग चीज है। अकाउंट्स में हम सब कुछ किस चीज के बेसिस पे कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। तो आपने ध्यान में रखना है अकाउंट हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। 4 टाइप्स की ये कॉस्ट होती है।
प्लीज रीड कर लो दोनों टॉपिक्स। हाँ जी, आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। गीतिका, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि किसी भी चीज को आपने बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जब वो वैल्यू रियलाइज हो जाए। ओनली व्हेन द बिजनेस रियलाइजेज इट। तो मेरी बुक में एक एसेट है 5 लाख का, मुझे लगता है 6 लाख का सेल हो जाएगा, मैं अभी थोड़ी प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगी, जब वो सेल हो जाएगा तब रिकॉर्ड करूंगी। मेरी बुक्स में एक प्लांट एंड मशीनरी है 50 लाख की, मुझे लगता है कि नई मशीनरी तो 70 लाख की मिलेगी, तो मैं अभी थोड़ी नई वैल्यू लिख लूंगी। जब मैं नई परचेज करने जाऊंगी, मुझे जब जरूरत पड़ेगी, तब मैं जिस वैल्यू पे परचेज करूंगी उसे रिकॉर्ड करूंगी। तो सारी चीजें हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी प्रॉफिट या लॉस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज हो जाए।
अब देखो, एक एक बार सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैम लिटरल मीनिंग जो निकल रहा है वर्ड्स का वही सही आंसर है। डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट, डुअल मतलब टू, डबल एंट्री का ही दूसरा नाम है। हर ट्रांजैक्शन के कहते हैं दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो किसी एसेट की डिक्रीज हो रही होगी, या किसी लाइबिलिटी की इंक्रीज हो रही होगी, तभी बैलेंस शीट मैच करेगी ना। अगर मैंने बैलेंस शीट में किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी और बैलेंस शीट को मैच करना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? या तो लाइबिलिटी इंक्रीज करूं, या किसी और एसेट को डिक्रीज करूं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से पैसे निकाल ले तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब अकाउंट्स मैच कैसे करेंगे? कोई एसेट कम होगा, कैश कम हो गया। सॉरी मैं रिवर्स बोल गई, बट आई होप सब मतलब समझ गए। सिमिलरली अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई है, तो एक लाइबिलिटी बढ़ी भी होगी, या फिर एक एसेट डिक्रीज हुआ होगा। कॉन्जर्वेटिज्म, इसी को ही हम लोग प्रूडेंस भी बोलते हैं। इसी को ही आप लोग इकोनॉमिक्स में रैशनल मैन भी बोलते हो। ये अकाउंटेंट जो है वो इनकम एंटिसिपेट नहीं करेगा। हमें लगता है इनकम होने वाली है, वो नहीं हम लिखेंगे, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जो भी हमें लगता है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, जैसे कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, या फिर हम इन्वेंट्री में रूल फॉलो करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये सब रूल्स किस बेसिस पे बने हैं? कॉन्जर्वेटिव्स या प्रूडेंस के बेसिस पे। डोंट एंटिसिपेट द इनकम्स एंड रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस। प्लीज सब लर्न करेंगे। जैसे आप लोगों ने ना 11th क्लास में लर्न किया होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है, कि तुम दुनिया में किसी की भी बुक्स देख रहे हो, तुम क्या एज्यूम करके चलोगे? हम एज्यूम करके चलते हैं कि गोइंग कंसर्न सिस्टम फॉलो हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, एक्रूवल बेसिस पे बुक्स बन रही हैं। हर बिजनेस में हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे अब हमें याद करना है, तुम कोई भी दुनिया का P&L बैलेंस शीट देखोगे, उसमें तुम क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो लाइक फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आगे आएगा। प्रूडेंस बुक न्यूट्रल अनबाइज्ड तरीके से बनाई गई हैं, एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव वैल्यूज। हर आइटम का जो वैल्यू लिखा जा रहा है सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यूज। कंसिस्टेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कैसे होंगी? एक साल के प्रॉफिट को दूसरे साल के प्रॉफिट से कंपेयर करना है, ये कब पॉसिबल है? अगर दोनों साल सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था, सेम मेथड ऑफ इन्वेंट्री था। अगर मैं हर साल इन्वेंट्री का मेथड ही बदल दूंगी, डेप्रिसिएशन का तरीका ही बदल दूंगी, तो मैं 2 सालों के प्रॉफिट को कंपेयर नहीं कर सकती। तो आप एक्सप्लेन करोगे कंपेरेबिलिटी, दो एग्जांपल्स दे सकते हो, डेप्रिसिएशन की या इन्वेंट्री की। मटीरियलिटी, ये मैंने कुछ दिन पहले क्लास में जब हमने क्वेश्चन पेपर किया था तब डिस्कस भी किया था। इसमें पहले तो ये चीज हाईलाइट कर लो। मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी लास्ट क्लास में कि हम अकाउंट्स में ना मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर करते हैं। कोई ऐसी चीज है जो कि इररिलेवेंट है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी स्टेशनरी की, तुमने हमेशा स्टेशनरी वर्ड ध्यान में रखना मटीरियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब स्टेशनरी वैसे एक एसेट है। मान लो मेरे ऑफिस में 500 A4 शीट्स पड़ी हैं। अब आइडली तो ये जो A4 शीट्स हैं ये करंट एसेट है, बैलेंस शीट में करंट एसेट आना चाहिए। बट मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं कि मैं स्पेशली एक लड़के को बोलूं 31 मार्च को कि चेक करो कितनी शीट्स बची हैं। एक शीट आती है 50 पैसा की, उसके बेसिस पे मैं शीट की स्टेशनरी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी और बुक्स में लिखूंगी। चेक करो कितने पेन पड़े हैं। हम एक पेन परचेज करते हैं 5 रुपीज का, जितनी पेन्स की कॉस्ट होगी वो हम करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम स्टेशनरी को ना, है तो वो एसेट, पर हम ट्रीट कैसे करते हैं? एक्सपेंस की तरह, क्योंकि वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अगर किसी का लैक्स एंड करोड़ में बिजनेस है, तो 1000 रुपए को
एसेट की जगह एक्सपेंस दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। प्लीज अच्छे से रीड करेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। कोई चीज मटेरियल है या नहीं, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मटेरियल है? अब मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि अच्छा हमारे पास तो इतने सारे लैपटॉप हैं, लैपटॉप मटेरियल चीज ही नहीं है मेरे लिए। कहते वो डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के साइज पे, उस आइटम के नेचर पे, जो पर्सन डिसीजन ले रहा है उसके डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर। इन सारी चीजों से पता चलता है कौन सी चीज मटेरियल है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions क्या है, बिजनेस चलता रहेगा, कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, एंड एक्रूअल बेसिस पे बुक्स बनाई गई हैं। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीकनेस क्या है। तो सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं, इन्फ्लेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, ये सारे हम लोगों ने वीकनेसेस पढ़े। वैसे ही अब इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कहते हैं अंडरस्टैंडेबल, इजीली समझ आ सकती हूँ किसी भी लेमैन को। रेलेवेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ रेलेवेंट, वही मैंने जो बोला मटेरियल इन्फॉर्मेशन को दिखाओगे। तो हम जब बैलेंस शीट में डेटर्स लिखते हैं, तो मान लो मैंने 500 डेटर्स हैं, मैं सबकी डिटेल थोड़ी देती हूँ बैलेंस शीट में। वो मेरे लेजर बने हुए हैं टैली में, मैं बैलेंस शीट में तो सिर्फ टोटल डेटर्स लिख देती हूँ, टोटल लोगों से कितने पैसे लेने वाले हैं। तो हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, अंडरस्टैंडेबल, लेमैन इजिली समझ सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। कंपेरेबल, ऐसा नहीं है कि हर साल हम प्रिंसिपल्स ही चेंज करते जा रहे हैं। अगर हम हर साल प्रिंसिपल चेंज करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कैसे होंगी, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट जो है एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है या फिर डेप्रिसिएशन के मेथड की वजह से ऐसा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मटीरियलिटी,
सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये करवाया था, सबने प्लीज लर्न करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखनी है प्रॉपर्टी की परचेज वाली। जब मैंने लास्ट क्लास में करवाया था तब मैंने आपको बताया था सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब होता है रियलिटी, कि रियलिटी क्या है। ओवर फॉर्मेलिटी, कि बुक्स बनाते हुए आपने ये नहीं देखना फॉर्मेलिटी पूरी हो गई कि नहीं, कि लीगली कागजों में क्या है, हमने ये देखना रियलिटी क्या है। तो मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, मैंने उसके सारे पैसे दे दिए, सामने वाले पर्सन ने मुझे चाबियां भी दे दी, मैं उस प्रॉपर्टी को यूज भी कर रही हूँ, पर कोई गवर्नमेंट के इलेक्शंस की वजह से ना बस रजिस्ट्री होनी पेंडिंग है, रजिस्ट्री नहीं हुई, बाकी सारा काम हो गया, कोई डिस्प्यूट नहीं है, पक्का पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओपन होगा रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो अब मैं इसे फिक्स्ड एसेट दिखाऊं या ना दिखाऊं? तो अगर फॉर्म देखें, कागजों में देखें, मैं इसकी ओनर नहीं हूं, पर अगर सब्सटेंस देखें, मैं इस बिजनेस इस चीज की ओनर बन चुकी हूँ, क्योंकि एग्रीमेंट तो हो ही चुका है, मैं पूरे पैसे दे चुकी हूँ, मेरे पास उसकी चाबियां हैं, मैं उसे मुझे मुझे उसे एसेट रिकॉर्ड करना चाहिए, उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो हम लोग अकाउंट्स बनाते हुए क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्लीज एक बार ये रीड कर लो सब लोग। एंड क्वालिटीज में कोई भी 5 क्वालिटीज याद रख लेना, 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं।
प्लीज एक बार ये डिफरेंसेस भी पढ़ लो, जस्ट अ सिंपल रीडिंग, फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। एजम्पशन, एज्यूम किया गया, तुम ये पहले से ही फॉलो कर रहे हो। हम कोई तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि तुमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया होगा, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया तो बताना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरली तो क्या एक्सपेक्टेड है कि तुम फॉलो कर रहे हो, अगर नहीं किया तो बताना पड़ेगा। पॉलिसी में डिफरेंट चीज है, पॉलिसी में कोई एजम्पशन नहीं होती है, तुम अपनी पॉलिसी हमेशा डिस्क्लोज करते हो, तुम बताते हो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन किस मेथड से कैलकुलेट की है, ऐसे हर चीज बताई जाती है। 4 marks weightage. This chapter will take less than 10 minutes, एंड कल मॉक टेस्ट में भी और पेपर में भी आपको इसमें से कम 2 नंबर का एंड कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट। तो बेसिकली इसमें ट्रू फॉल्स क्या आता है, तुम्हें कोई एक्सपेंस बताया गया होगा या कोई रिसीट बताई गई होगी, और तुम्हें बताना होगा कि ये जो एक्सपेंस या रिसीट है ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आपको डिटर्मिन करना होगा कि जो एक्सपेंस है वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। कई बार एक्सपेंस पूछेंगे, कई बार रिसीट पूछेंगे। कई बार इस टॉपिक को थ्योरी फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि तो तुम डिसाइड करते कैसे हो। तो ये भी कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर से पता चलता है कि कोई चीज कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की। तो उन्होंने बोला बिजनेस के नेचर से पता चलता है। मतलब कि आरएमएस अगर फर्नीचर परचेज कर रहा है, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है। पर अगर किसी का बिजनेस ही फर्नीचर की परचेज सेल है, उसके लिए फर्नीचर की परचेज सेल, गुड्स की परचेज सेल रेवेन्यू आइटम है, रेकरिंग नेचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर अगर बार बार हो रहा है, ज्यादातर, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ज्यादातर ऐसा होता है। अगर कोई खर्चा बार बार हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है। मैं हर महीने रेंट देती हूँ, हर महीने सैलरी देती हूँ, ये रेवेन्यू नेचर का है। अगर कोई चीज वंस अ वाइल हो रही है, मशीनरी हम 2-3 साल में एक बार खरीदते हैं, तो वो चीज कैपिटल नेचर है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो जब तुम्हें एग्जाम में ट्रू फॉल्स आएगा और तुम डिसाइड ही ना कर पाओ कि यार ये कैपिटल नेचर है कि रेवेन्यू, तो फाइनल डिसीजन मेकिंग यहाँ से होती है। आप देखते हो उस एक्सपेंस का पर्पस क्या है। अगर वो एक्सपेंस है किसी एसेट को मेंटेन करने के लिए है, तो फिर तो वो रेवेन्यू नेचर का है। पर अगर वो जो एक्सपेंस है एसेट की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो वो कैपिटल नेचर का है। ठीक है, अगर वो एसेट की कैपेसिटी बढ़ा रहा है वो क्या है, कैपिटल नेचर का है। जैसे कि अगर मैंने अपनी बिल्डिंग को पेंट करवाया, तो वो तो बस एसेट मेंटेन हो रहा है, उससे बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। तो ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। पर मैंने बिल्डिंग को एक्सटेंड करवाया, दैट इज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंस। क्या उससे मेरे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ रही है? अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिससे मेरे बिजनेस की कैपेसिटी ही बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया, मेरे बिजनेस करने की कैपेसिटी बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने नया फ्लोर बनाया, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। मटीरियलिटी कहते हैं, उसके बाद हम ये भी देखते हैं क्या वो मटेरियल आइटम है। अगर वो मटेरियल आइटम, वही स्टेशनरी वाला एग्जांपल, तो आपने ये याद कैसे रखना है, क्यूरी क्वेश्चन आए तो MRP और एक वर्ड है एन। एम से मटेरियल, अगर खर्चा मटेरियल नेचर का है उससे पता चलता है कि कैपिटल है कि रेवेन्यू। आर रेकरिंग, क्या बार बार होता है खर्चा, पर्पस,
किस पर्पस के लिए एक्सपेंस किया गया है। आर से एक और आएगा, रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। मैं रिपीट करती हूँ, मटीरियलिटी, क्या वो मटीरियल एक्सपेंस है। स्टेशनरी खरीदी है, छोटा सा एक्सपेंस है, हम उसे रेवेन्यू आइटम मान लेते हैं। आर, रेकरिंग, क्या वो एक्सपेंस बार बार होता है या वंस अ व्हाइल होता है। रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी, क्या उसकी वजह से बिजनेस की रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। टी, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, किस पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है। पर्पस क्या था, एसेट मेंटेन करना कि एसेट की कैपेसिटी बढ़ाना। एंड लास्ट में नेचर, बिजनेस के नेचर से पता चलता है हमें। सबने याद रखना है प्लीज, ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है तुम अपने आप ही लिख पाओगे। हाँ जी, नाउ यहाँ पे हमारा मेन काम शुरू होता है। तो ये मैंने क्वेश्चन में, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 5, इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं। सब लोग ना फटाफट अपनी बुक पे ही ट्रू फॉल्स देखो आप, कितनी बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो आपको ट्रू फॉल्स में बताना है कि आपके अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेंस स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। देयर आर 12 स्टेटमेंट्स, आई एम गिविंग यू ओनली 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस। बुक में ही लिख लो टीएफ टीएफ।
हाँ जी, प्लीज कंपेयर करेंगे सब लोग आंसर्स, एंड जो भी पॉइंट्स इनकरेक्ट होंगे उसे मार्क कर लेंगे। और सारे क्वेश्चन से बाहर बहुत बार रिपीट होते हैं। तो मशीनरी को ओवरहॉल करना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे मशीनरी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कोई भी अगर ऐसा एक्सपेंस है जो कि लॉन्ग टर्म में मेरे खर्चे कम करेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म में मेरे खर्चे कम कर रहा है। बहुत बार आता है, हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी अप्लाई करते हैं। कोई एसेट को यूज करने तक का सारा एक्सपेंडिचर क्या होता है, पुट टू यूज करने तक का एक्सपेंडिचर कैपिटल। हमने पढ़ा था ना, एसेट की कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द गुड्स टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। तो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने का खर्चा हम कैपिटल मानते हैं। वैसे ही प्लांट एंड, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी रजिस्ट्री करवाने का खर्चा भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई लीगल एक्सपेंडिचर चल रहा है, फैक्ट्री के ओनरशिप के बारे में डिस्प्यूट है, अब इससे एसेट की वैल्यू तो नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एसेट मेंटेन होगा, ये रेवेन्यू नेचर का है। सिमिलरली प्लीज कंपेयर कर लो, जो जो गलत है इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जो नहीं समझ आया वो पूछ लो। अभी मैं ना पूरी थ्योरी करवाने के बाद आपको 15 मिनट्स का टाइम दूंगी। तो अभी इस चैप्टर में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब आपने उस 15 मिनट्स के टाइम में करने होंगे। और सिमिलरली आंसर्स कंपेयर करके जो जो गलत है बस उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो यहीं पर ही खत्म हो गया, बट 15 मिनट के ब्रेक में आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करोगे। नेक्स्ट है, कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको ना पहले से ही सिखा रखा है। कॉन्टिंजेंट वर्ड का मतलब क्या है, जो कि किसी चीज के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है। लॉ में आता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉन्टिंजेंट एसेट एक ऐसा एसेट जिसका होना या ना होना किसी फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन, हमें लगता है कि एक लाइबिलिटी आएगी, पर होगी या नहीं होगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ये किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पे है। आपको पता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में फुट नोट की तरह दिखाते हैं। तो अगर आपको कंपनी अकाउंट्स याद हो, हम उसमें ना एक टॉपिक करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर में मैंने आपको बताया था, कई बार ऐसा होता है कंपनी लोन लेती है और लोन के बदले में डिबेंचर इशू कर देती है, कि अगर हमने लोन पे नहीं किया तो डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लेना। तो वो जो डिबेंचर्स होते हैं वो भी हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की तरह भी दिखा सकते होते हैं। कॉन्टिजेंट एसेट, तो क्या हम इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। प्रूडेंस हमें क्या कहता है, एसेट को कब रिकॉर्ड करना है, जब कंफर्म हो जाए, तो मुझे लगता है मैं केस जीत जाऊंगी, इस बेसिस पे हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ लाइबिलिटी की डेफिनेशन याद करोगे। लाइबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में क्या फर्क है, हाईलाइट करेंगे। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, पॉसिबल, शायद ड्यूटी बनेगी, शायद पैसे देने पड़ेंगे। पर जो लाइबिलिटी है उसमें पॉसिबल, पक्का नहीं, डाउट नहीं है, पक्का ही पैसे देने पड़ेंगे। तो जो लाइबिलिटी है ये आज की डेट में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मेरी पास्ट के किसी काम की वजह से ये मेरी ऑब्लिगेशन बन चुकी है, इसकी वजह से फ्यूचर में आउटफ्लो होगा, मेरे बिजनेस में से पैसे जाएंगे, रिसोर्सेज जाएंगे। जैसे मैंने पास्ट में गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे, उसके पैसे देने हैं, लाइबिलिटी। तो मेन वर्ड क्या है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन, शायद ऑब्लिगेशन बने, बट लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में फर्क क्या है? देखो पहले तो आप फर्क डिफरेंस यही लिख दो कि हम अकाउंट्स में से रिकॉर्ड कैसे करते हैं। जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ये तो कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही नहीं मीट करती, इसे तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। इसे हम कहाँ पर दिखाते हैं? फुट नोट में दिखाते हैं। पर जो प्रोविजन है, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है। हम प्रोविजन को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये बैलेंस शीट में आती है। तो प्रोविजन जो है, ये अकाउंट्स में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है, हम इसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट को हम सिर्फ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम सिर्फ फुटनोट में दिखाते हैं। डेफिनेशन लिख दिया उन्होंने। कहते प्रोविजन क्या है? कहते ये भी प्रेजेंट लायबिलिटी है। देखो लायबिलिटी की डेफिनेशन में भी क्या लिखा? प्रेजेंट। पक्का पता है पैसे देने पड़ेंगे। प्रोविजन में भी पक्का पता है पैसे देने पड़ेंगे, बट अमाउंट नहीं पता। हम अमाउंट सिर्फ गेस कर सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता, हम सिर्फ गेस लगा सकते हैं। तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप लिखोगे रिकॉर्ड। अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करते हैं? प्रोविजन को रिकॉर्ड किया जाता है, ये मीट करती है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बट लाइबिलिटी मीट नहीं करती है। प्रोविजन जो है, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट की वजह से कंफर्म्ड है, आउटफ्लो होगा। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, हम सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या है? किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में याद भी करवाया था। आई थिंक लेटेस्ट आरटीपी में या मई की क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करना है, इस चीज को हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? तो अगर कोई लॉ चेंज हो गया, मान लो लॉ बन गया कि आज से सब लोग लीफो मेथड यूज करेंगे, तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। या फिर मुझे लगता है कि जो नया तरीका है वो बेटर प्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है मेरे बिजनेस में लीफो ज्यादा बेटर मेथड है। ये भी हमने टॉपिक किया था। ये मई 26 या आरटीपी का क्वेश्चन था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया। अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे की जाती है, कैसे फाइनल करते हैं हम कि अकाउंट्स बनाते हुए कौन सी पॉलिसी को यूज करें? तो जो अकाउंट्स के हमने क्वालिटेटिव फीचर नहीं पढ़े, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी, इन सारी चीजों के बेसिस पे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड ऑलरेडी। हाँ जी, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक बार आप प्लीज रीड कर लो। मैंने आपको पहले ही मीनिंग बता दिया था, बट इसके साथ ये लिख भी लो। टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको याद ऐसे रहेगा, कई बार वो आपको एग्जाम में पूछेंगे वैल्यूएशन के प्रिंसिपल क्या क्या है, कि किसी चीज को बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस चीज पे जिस रेट पे हमने चीज परचेज की। प्लीज रीड करेंगे सब ये टॉपिक।
हाँ जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। वी वाइंड अप आवर क्लास हियर। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अ, मैं ये चार्ट के साथ ही करवाऊंगी, पहले एक बार टॉपिक बता देती हूँ। बच्चे, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको इन्वेंट्री चैप्टर में बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकाउंट्स बनाते हुए क्या पॉलिसीज फॉलो करनी है, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं। AS2 में इन्वेंट्री के बारे में बताया गया है। ऐसे ही मैंने आपको एक बार बताया था गुडविल चैप्टर में कि AS26 जो है वो बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, और AS26 ने बोला हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट्स अनलेस परचेज ना किए हों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली क्या होते हैं, क्या है? जैसे अभी हमने याद किया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वैसे कहते हैं ये हमें फ्रेमवर्क देते हैं, ये हमें स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अगर हर कंपनी अलग अलग तरीके से अकाउंट्स बनाएगी तो फिर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो करे कोई ना करे, कोई कंपनी डबल एंट्री फॉलो करे कोई ना करे, अगर हर कंपनी अलग तरीके से बनाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फीचर था कि वो कंपेरेबल होंगी, तो कंपेरेबल तो हो ही नहीं सकती। तो हम एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना चाहते हैं कि सब लोग सेम तरीके से अकाउंट्स बनाएं। तो ये जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज बताई जाती हैं, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताई जाती हैं। ये हमें स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज बताते हैं कि आपने किस आइटम ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन पाए। क्या बताते हैं हमें? स्टैंडर्ड तरीका किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रीट करने का ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपेरेबल बन पाए। दीज आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। ये हमें बताता है किसी चीज को बुक्स में कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजर कैसे करना है। जैसे AS2 बताता है कि इन्वेंट्री कैसे मेजर करनी है, कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लेस। प्रेजेंट कैसे करना है, हमें कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। डिस्क्लोज करना है, कम्युनिकेट कैसे करनी है इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती हैं। अब यही 4 पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस चीज के साथ डील करते हैं। तो आप ये 4 पॉइंट्स लर्न करोगे। ये हमें बताते हैं किसी ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज करें, मेजर कैसे करें, प्रेजेंट कैसे करें, डिस्क्लोज कैसे करें। तो आप ना सेम निमोनिक भी याद कर सकते हो। एक बार ये निमोनिक ही हम 2 बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, हमें ये कहाँ से पता चलता है? हमें MRPN, M से हमने पढ़ा मटीरियलिटी, R से हमने पढ़ा कि जो एक्सपेंडिचर है वो रेकरिंग नेचर का है या नहीं है, पर्पस क्या है उस एक्सपेंडिचर का, बिजनेस का नेचर क्या है। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज के साथ डील करते हैं? MRP डिस्क्लोजर, M मेजर कैसे करना है, रिलायबल है कि नहीं चीज, फाइनेंशियल सॉरी रिकॉग्नाइज कैसे करना है, एंड P प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये इन्होंने हमें बताया हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मेड। एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते कैसे हैं? तो कहते हैं पहले तो ICAI देखता है किस टॉपिक पे बनाने की जरूरत है। सिर्फ सुन लो ताकि बाई चांस पेपर में आ जाए, तुम्हें लिखना पड़े तो तुम कुछ लिख सको, ऐसा ना हो कि छोड़ ही दो। तो अगर मान लो सबसे पहले ऐसा ही देखता है कि इस एरिया में अकाउंट्स में प्रॉब्लम चल रही है, इस एरिया पे जरूरत है हमें एक रूल बनाने की, तो आइडेंटिफाई करता है। फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ CAs का कमिटी बना देंगे, उन्हें बोलेंगे तुम इसके बारे में रिसर्च करो कि वर्ल्ड में क्या प्रोसीजर है, इंडिया में क्या क्या लोग अलग अलग क्या क्या तरीका फॉलो कर रहे हैं। फिर वो जो कमिटी है, जैसे लॉ बनता है वही प्रोसीजर आ जाएगा। ड्राफ्ट बनता है पहले लॉ में, फिर बिल बनता है, फिर एक्ट बनता है। तो कहते हैं पहले वैसे एक हम ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाता है, फिर हम सबसे व्यूज मांगते हैं, फिर ड्राफ्ट फाइनल किया जाता है। जो भी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट दिए होते हैं, हमने लोगों से व्यूज मांगे थे, जो भी उसके ऊपर कमेंट होते हैं उन कमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। फिर जो फाइनल ड्राफ्ट बन जाता है उसके बाद ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर देता है। जैसे आपको पता है अभी ICAI प्लान कर रहा है CA की स्कीम फिर चेंज करने की, CA की फिर से एक न्यू स्कीम आ रही है।
अभी 2024 में आई थी। अब देखो, जितनी जल्दी वर्ल्ड चेंज हो रहा है, आईसीआई को भी तो उतनी जल्दी चेंज होना पड़ेगा ना। तो आईसीआई को लगता है कि मुझे अपने सिलेबस में एआई भी डालना चाहिए, डाटा एनालिसिस भी डालना चाहिए, तो वो फिर से सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। अब उन्होंने पहले एक ड्राफ्ट बनाया, उसे ऑनलाइन पब्लिश किया, और सारे सीए के स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ये राइट दिया कि तुम आईसीआई की वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म फिल करो और हमें बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि सीए का नया सिलेबस क्या होना चाहिए। फिर हम तुम्हारी रिकमेंडेशन के बेसिस पे फाइनल डिसीजन लेंगे। तो कहीं पे भी दुनिया में लॉ बनेगा ना, ये सेम तरीका है। कहते हैं सबसे पहले एरिया आइडेंटिफाई होगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा, वो ड्राफ्ट देगा, वो ड्राफ्ट के ऊपर लोग, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज अपने व्यूज देंगी, वो आपके व्यूज को कंसिडर करेगा, उन कमेंट्स को कंसिडर करेगा, और एक फाइनलाइजेशन करेगा ड्राफ्ट की। एंड उसके बाद अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो हमें बताते हैं ट्रांजेक्शन्स को कैसे ट्रीट किया जाए, ये क्यों बनाए जाते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल बन सके। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, ये किस किस चीज के साथ डील करते हैं? एमआरपी डिस्क्लोजर, इस चीज के साथ डील करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनते हैं? जो लॉ बनाने का तरीका है ना, मोटा मोटा वही लिखना है, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। here we complete this chapter and take 15 minutes break। उसके बाद जो मैंने टॉपिक्स बताए थे मैं उसकी क्लास लूंगी। 15 मिनट्स की ब्रेक में जो थर्ड यूनिट है कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसके सारे क्वेश्चंस करो प्लीज।